नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर का दौरा करने के बाद ये कहा है कि समय की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और फौरी तौर पर एक इलेक्टेड सरकार मिले, प्रॉपर सरकार आए, ताकि जो फासला सरकार और आवाम के बीच में बना है उसको ख़त्म किया जाए। उनका कहना है कि अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी कोई हल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का काम यह रहता है कि जो सरकार निर्देश देती है उसको अमल में लाना। कि फौरी तौर पर स्टेटहुड दी जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन हो, ताकि अवाम के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाएं और वो अवाम की बात सुने। ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का काम है फाइल देखना और जो भी चुनी हुई है सरकार उसकी डायरेक्शन, उसकी हिदायत पे चलना और उसको अमली जाम पहनाना। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कभी आवाम के साथ उनका कोई राब्ता रहता नहीं है और न उसके लिए वो बने हैं और न ही वो इस तरह की सियासत करने के लिए वो उनकी कोई ज़िम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग ज़िम्मेदारी है और पॉलिटिशियन की अलग ज़िम्मेदारी है। तो लिहाजा जब तक स्टेटहुड नहीं दी जाए, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, तो तब तक ये सोचना कि स्टेट की बहबूदी होगी, स्टेट की डेवलपमेंट होगी, स्टेट का विकास होगा, ये नामुमकिन है और गलत सोचना होगा। हम इसका भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी और फिर डेवलपमेंट होगी। दर्शकों, सिलेक्टिव किलिंग के बाद जिस तरीके से पुलिस बाइक सवार को पकड़ रही है, उनके बाइक जब्त कर रही है, उसको लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर किया कि उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है आप उन लोगों को गिरफ्तार करें। आगे से ही पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग बाइक बेहतर समझते हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा के नज़रिए से उनको गिरफ्तार कर रही है, पकड़ दकड़ कर रही है, तलाशी ले रही है। मजम्मत करते हैं, उसके चलते जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले या दूसरे सड़क पे चलने वाले उनको फिर बंद किया जा रहा। ये बहुत गलत बात है कि हम अगर मोटरसाइकिल पे चलने वाले को बंद कर देंगे तो मोटरसाइकिल पे लोग नहीं चढ़ेंगे। तेल की महंगाई के लिए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से आज कार तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। गरीब आदमी या बच्चे हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटरसाइकिल इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर मोटरसाइकिल भी मना किया पुलिस ने या उनको बंद कर दिया तो वो अपना काम कैसे कर सकते। दर्शकों, उनका कहना है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग सिलेक्टिव किलिंग में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी एक की गिरफ्तारी होगी, उस गिरफ्तारी के बाद एक लाइन मिल सकती है, एक रास्ता मिल सकता है उनसे पूछताछ के बाद। अगर कोई गिरफ्तारी होती है और उससे पता चलता है कि आखिरकार इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसके बाद ही ये सिलेक्टिव किलिंग के पीछे जो असल मोटिव है वो बाहर निकल के आएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कश्मीर की आवाम नहीं चाहती है कि यहाँ से जो बाहर के लेबरर्स आए हैं वो बाहर जाए। वो चाहते हैं कि कश्मीर में सेकुलर जो छवि कश्मीर की है वो सेकुलर छवि बरकरार रहे। सूरत हाल तशवीशनाक है, ख़ास तौर से इस लिहाज से कि जो तरीका मिलिटेंट्स ने या जो भी मार रहा है, मारने वालों का स्टाइल बदल गया है, तरीका बदल गया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक आध जो मारने वाला है वो पकड़ा जाए और जिससे पूरा मोडस ऑपरेंडी पता चले। लेकिन ये आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी, मुल्क के लिए भी और इस रियासत के अवाम के लिए भी तशवीश का बाइस है। लेकिन एक चीज़ है कि किसी ने इसको पसंद नहीं किया। मैं
गुज़िश्ता 4 दिनों में तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिला और तकरीबन 60-70 डेलीगेशंस मिले, तो सभी लोगों ने 11 की 11 डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि जल्दी जो मारने वाले हैं उनको पकड़ना चाहिए। और ये भी सब डेलीगेशंस ने बताया कि हम यहाँ प्यार से रहना चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित, और किसी का भी कत्ल हो, किसी भी धर्म का हो, वो चाहे स्टेट का हो या बैरन स्टेट का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। और दर्शकों, महंगाई को लेकर के भी उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के कारण लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई साथ में आसमान पर है, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत भी है और साथ साथ में महंगा भी लगातार होते जाए। इस महंगाई के कारण जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, वो भी लगातार महंगा होता जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। गरीबी है, बेकारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कई गुना बढ़ गई है। डीजल, पेट्रोल और गैस और चूल्हा गैस, उसकी कीमतें तो कई गुना बढ़ी गई थी, लेकिन दूसरी चीज़ें जो मकान बनाने के तामीर में जो लगती थी, इस्तेमाल होती थी, चाहे वो रेत हो, बजरी हो या पत्थर हो या ईंटें हों, वो भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना उनमें कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो एक और मायूसी का बाइस बन गया है। और जिसकी वजह से कि आमदनी अगर 4 रुपये है तो खर्चा 1 रुपया, अगर 4 रुपये है तो खर्चा 16 रुपये हो रहा है, 4 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो लोग कहाँ से लाएंगे? डेवलपमेंट वर्क तो बहुत न होने के बराबर चलते हैं, और अगर चलते भी हैं तो बड़ी धीमी गति से चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं। फाउंडेशन स्टोन ज़्यादा रखे जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर तामीर कम हो रही है। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, हमें ये बताइए कि आज गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर समय की ज़रूरत है, समय कहता है कि फौरी तौर पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, वो ही एक समस्या का हल है। क्या वाकई में आपको भी लगता है? देखिए, पहले गुलाम नबी आज़ाद जो कि जम्मू कश्मीर के 4 रोजे दौरे पर है और उन्होंने खुद ही कहा कि अलग अलग इलाकों में गए और उसके साथ साथ लगभग 70 के करीब डेलीगेशन के साथ उनकी मुलाकात हुई है जी। और नक्शल में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की 0 के बराबर है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी हो या महंगाई हो, उसका ग्राफ जो हो आसमान को छू रहे हैं। और इस तरह उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, और उनका ये भी कहना था कि ब्यूरोक्रेसी का काम है फाइल देखना, न कि पॉलिटिकल डिसीजन देना। बहुत तनकीद उन्होंने सरकार की है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी आपने करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी के लिए जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज या ये जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है, यानी इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा कि स्टेटहुड का होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी मुमकिन हो सकती है। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला, अगर कोई पकड़ा जाता है सिलेक्टिव किलिंग वाला, उससे कहीं ना कहीं मॉडस अप्रेंटिस का पता चल सकता है। क्या ब्रेक थ्रू मिल पाया है? जिन्होंने सिलेक्टिव किलिंग किया उनमें से कोई गिरफ्तार हो पाया, जहाँ कोई न्यूट्रलाइज हो पाया है? जो कुछ सिलेक्टिव किलिंग्स हुई है और उसमें पुलिस ने दावा किया है कि कुछ मिलिटेंट्स को जो है मारा गया है कि पुलिस का जहां तक यकीन अगर करेंगे तो उन्होंने यही कहा कि टीआरएफ इसमें शामिल है, और टीआरएफ के हवाले से कुछ बयानात भी जिसमें क्लेम की गई है कि उन्होंने इस तरह की किलिंग्स की है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की निजात जब देखते हैं तो यहाँ कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल है, क्योंकि जब उन्होंने आज ये कहा कि जब मिलिटेंट्स उन्हें मारते हैं या कोई और और कौन है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत की बात करते हैं तो उन्होंने भी बोला कि इलेक्शन के वक्त ऐसा कुछ क्यों होता है। तारिक हमीद कर्रा जो कि CWC के मेंबर भी है कांग्रेस के अंदर, तो उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तभी ये इस तरह की किलिंग्स होती हैं जब मुल्क की किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं इन किलिंग्स को लेकर जहाँ खदशात का भी इजहार किया जाता है, वो
अभी तक जॉब बैक भी किया गया है। हिलाल, इस माइग्रेशन के बाद जैसे आप लंबे समय से देख रहे हैं कि लगातार माइग्रेशन हो रही है, अगर माइग्रेशन होती है तो स्वाभाविक सी बात है जो लेबर क्लास है वो बाहर आ जाएगी। क्या वाकई में इसका असर सीधा सीधा कारोबार, व्यापार और विकास पर पड़ रहा है? देखिए, दो चीजें हो गई हैं जो आज हम देख रहे हैं कि जितने भी नॉन स्टेट मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, पहले तो जम्मू कश्मीर की जो डिपेंडेंसी है वो गैर रियासती मजदूरों पर हो चुकी है और तकरीबन सालाना 2 से 2.5 लाख के करीब जो मजदूर है वो कश्मीर के अंदर काम करते हैं और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी का वो बंदोबस्त करते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें रेट हाई मिलती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी तरक्याती सरगर्मियां हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं और दीगर काम है, वो ज्यादातर गैर रियासती मजदूरों के हाथों से ही होते हैं। बिल्कुल। अब जबकि उनका पलायन हुआ है, अब वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असर जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की रफ्तार पर पड़ सकता है, सरकार के प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है और हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती है कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उस पर कार्यक्रम लग सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इसका ये भी नुकसान है कि जो सरकार आज तक कहती आई है कि कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि जो 2-2.5 लाख के करीब मजदूर है, जब ये अपने आबाई इलाकों की तरफ जाएंगे तो एक मैसेज कश्मीर के अमन को लेकर बहुत नेगेटिव जाएगा क्योंकि यही 2-2.5 लाख लोग यही कहेंगे कि कश्मीर के अंदर हलाकतें हो रही हैं, सरकार नाकाम है, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उससे आइंदा के टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके पलायन की। उनके पलायन का असर साफ तौर पर कश्मीर की फ्रूट मंडियों में नजर आ रहा है। आप देखेंगे वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटे का प्रमुख कारण यह है कि आप सिलेक्टिव किलिंग करेंगे तो वो भयभीत होकर के अपनी उस जगह को छोड़ करके अपने प्रदेश में चले जाएंगे। ऐसा हमने देखा भी है। हमने देखा है जम्मू रेलवे स्टेशन में काफी भारी रश है, लोग यहां से पलायन करके अपने अपने प्रदेश में जा रहे हैं, अपने स्टेट में जा रहे हैं। और आज हमने सोपुर में देखा, वहां पर फ्रूट मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ था और व्यापारी ये अपील कर रहे थे हम मंडी परिसर में ही उनको रखने के लिए तैयार है, सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। उनका जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, 2019 के बाद पहले ही फ्रूट मंडी पर फ्रूट पर सीधा सीधा असर पड़ा था। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से पलायन, माइग्रेशन हो रही है, उसका और भी असर देखने को मिल सकता है। फ्रूट इंडस्ट्री ये पहले से ही मुतासर है क्योंकि कई सारे मरहलों से हमें गुजरना पड़ा। अगर आप पिछले 3 साल पीछे जाए, पेंडेमिक की वजह से हमको नुकसान हुआ, लॉकडाउन की वजह से हमको नुकसान हुआ। अब हर साल कोई ना कोई चीज़ ऐसी आती है जो बिल्कुल पीक ऑफ द सीज़न में आती है और इसका जो नुकसान सारा ग्रोअरों को उठाना पड़ता है। ग्रोअर्स, डीलर्स और बायर्स सब इसमें नुकसान में है। अभी जो कुछ हालात है, अब आप हालात के बारे में हमको बोल रहे हैं, हम क्या सुनेंगे कि हमने 30 साल ऐसे ही गुजारे, मार दाड़े तो पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, पूरा अमन, सारी चीज़ें रहे और यहाँ पे अच्छी तरह से कारोबार हो, चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो। किलिंग्स जो भी हैं, जैसी भी हैं, वो गलत बात है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, बहरहाल इंसान की मौत होती है। हम ये कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जो बाहर के लोग यहाँ से निकल गए, बहुत सारे के साथ लेन देन भी था या मामला थे, उनका यहाँ कुछ देना भी था। कोई तो ऐसे ही बिना पूछे चले गए और कोई अभी जाने की तैयारी में है। इसका ट्रेड पर असर पड़ सकता है और हमारा दर्शकों, सूर्यपुत्री तविशी की बात करते हैं तो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि सूर्यपुत्री है, इसकी पूजा करनी चाहिए। तवी बचाओ आंदोलन भी शुरू हुआ और बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन हम देखते हैं कि शहर की डेवलपमेंट में तवी को एक डंपिंग यार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ हम सूर्यपुत्री कहते हैं और दूसरी ओर जितना भी मलबा है, जो सोकाल विकास की हम बात कर रहे हैं, वो मलबा वहां से उठा करके तवी में डाला जा रहा है।
और जिन एरिया में डाला जा रहा है उन एरियाज के पास जो लोग रहते हैं वो सीधे तौर पर शिकायत कर रहे हैं कि पर्यावरण और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सीधी सीधी अवहेलना की जा रही है। तभी ले लेना तभी के बिचों ऐसे है कि हम बचपन से यहीं रहते हैं। ये सामने हमारा घर है, इधर बचपन से यहाँ रहते हैं। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ऊपर से जो भी जितना भी मलबा है, जो सारा मलबा तभी में गिरा रहे हैं, जगह जगह जहाँ भी गिरा रहे हैं। और इनको रोकने की कोशिश करो तो ये बोलते हैं कि हमें आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। पुलिस में जाएँ उधर जाकर, उनको भी पता होना चाहिए ना कि ये क्यों इधर फेंक रहे हैं, नीचे से ये मलबा क्यों फेंक रहे हैं। और तभी पूरी इन्होंने तभी जो गंगापुत्री बोलते हैं तभी को, पूरी तभी इन्होंने गंदी करके रख दी है। सारी जगह इक्लोजमेंट छड़े वो रखे हुए हैं। हम जाते हैं तो ऊपर से आवाजें लगाते हैं, जी कौन है, जी कौन है, हम इधर आपके लिए, मोहल्ले के लिए, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं जी। पहले आप हमें उधर खड़े नहीं होने दे रहे हो और पूछ रहे हो कि ये हम आपके बच्चों के लिए बना रहे हो। आप ऐसे करें सर, इधर एक गेट लगा दे, दरवाजा लगा दे या गेट लगा दे, गाड़ी नीचे जाए नहीं कोई भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि तभी से ना कोई टिप्पर ना कोई ट्राली मलबा उठा सकती है। और ये रात को 12 बजे अगर इनको इतना है तो इनको बोलना दिन को फेंको ना मलबा, रात को क्यों फेंकते हो। रात को बंदे सोए होते हैं और पूरी रात इनका ये चलता रहता है टिप्पर वाला। आपसे यही गुजारिश है कि जहाँ पार्किंग है गाड़ियाँ यहाँ लगे और वहाँ तभी में जिसने जाना है वो पैदल जाए नहीं। जी सबसे पहले तो एक चीज़ आप खुद ही देख लो, ये तवी है या नाला है, ये खुद ही डिसाइड कर लो ना। जो इस यहाँ की हालत है, जो हालात चल रहे हैं, जो हम घर अपना बना रहे हैं, वहाँ का सारा मलबा उठा के डाल दो तवी में। ये तवी खड़ी है, ये सूर्यपुत्री है और हम सूर्यपुत्री का क्या आदर क्या कर रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। आप इसे तवी कह के तो तवी की गरिमा को कम कर रहे हो। ये तो नाला बना हुआ है, ये लोगों ने अपने नशाखोरी का ये अड्डा बना हुआ है। ठीक है, किसी को खाने पीने में कोई दिक्कत आ रही है तो आओ जी वहाँ पे तवी पे के पास जाते हैं, वहाँ पे बैठ के अपने खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। ठीक है, जो मकान बनाया है उसका जो मलबा है जहाँ पे डाल देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये तो उनकी हालत क्या है कि पूरी पूरी रात जहाँ पे ट्रैक्टर डंपर तो चलते ही रहते हैं कि रात को लोग सोते हैं। और इनका काम क्या है, जहाँ से पत्थर उठाए वो बाहर ले गए और बाहर का मलबा उठाया जहाँ पे डाल दिया। हमारा डिपार्टमेंट पता नहीं कहाँ पे सोया हुआ है। दर्शकों, लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि तवी को प्रदूषित ना होने दिया जाए। तवी पे नाले गिरते थे, नालों का गंदा पानी तवी में गिरता था। लेकिन जब आप अपने विकास के लिए, निजी मुफाद के लिए सारा उसको डंपिंग यार्ड बना देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में टीस जरूर पहुंचती है। और शायद यही कारण है कि अब लोग सामने आकर के इसको बयान कर रहे हैं। देखो जी, आज हम यहाँ पे आए हैं अपने नमामि गंगे की तरफ से, तभी आंदोलन की तरफ से। हमें लोगों की शिकायत मिली थी, यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं उनकी शिकायत थी कि रात को 12-1 बजे के करीब टिप्पर ट्राली वगैरह जो आते हैं वो सारा मलबा जो है यहाँ पे तवी के में फेंकते हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जब इनसे बात करो तो ये लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। इसलिए आज हमारे जो नमामि गंगे के वो हैं प्रधान हैं, वो हमारे यहाँ पर चंद्रमोहन जी आए हैं, उनसे हमने दौरा करवाया है जहाँ पे, उनको पूरा मौका दिखाया है हमने। ये देख लो आप, बीच में सारे ये सारी तवी जा रही है, तवी में सारा मलबा फेंका हुआ है। ये थोड़ा सा है, बाकी आप आगे तक चले जाओ, देखो कितना मलबा पड़ा हुआ है। हम म्यूनसिपैलिटी की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जो मलबा है किसकी परमिशन से ये फेंका जा रहा है, तभी में गंदगी डाली जा रही है।
ये ऊपर जो पार्किंग बन रही है उसका जितना मलबा निकला है ये सारा इधर उन्होंने फेंका हुआ है। हम उनसे कमिश्नर मैडम से भी मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम आंदोलन भी करेंगे, हमें आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये मलबा बहुत डाला गया है, इसमें हम इसको रोकना चाहते हैं। और वहाँ पे एक ऊपर जगह है, वहाँ पे गाड़ियाँ ट्रैक्टर जाते हैं, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैक्टर की। वहाँ पे एक दीवार लग जाए जहाँ से सिर्फ घोड़े वाले और लोग आके अपनी शाखा बनवाते हैं, वहाँ पे आके तवी में नहाते हैं, वो आए, बाकी गाड़ी का इधर आने का कोई मतलब नहीं। इसको हम भरवाई करवा रहे हैं। ये हमारी यज्ञशाला वगैरह बनती है तो यहाँ बनाएंगे, यज्ञ करेंगे। अगले साल हमारा यज्ञ है तो कोई ऐसा वो नहीं है, हमने कुछ बनाना तो है नहीं। यहाँ ये जो शेड बना है ये हमने लंगर के लिए बनाया है, बाकी हमने कुछ बनाना तो भी मैं बना के मरना है। इन लोगों को पता नहीं है कि जो लगता है क्या नाम है पानी आता है हम मरे नहीं, यहाँ कोई हम घर बना रहे हैं। इन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैंने इनको बार बार ये गाँव वालों को बोला है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो चीज़ बन रही है ये आप लोगों के बच्चों ने खेलना है, मैंने नहीं खेलना है। मैं आज हूँ यहाँ, कल पता नहीं कहाँ हूँ, हमें नहीं चाहिए ये चीज़ें। दर्शकों, लोगों का मानना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस के मुताबिक ही इसको प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए। अगर इसके प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो जो सरकार दावे करती रही है, विभिन्न पार्टियां भी दावे करती रही हैं कि साबरमती के पैटर्न पर इसको डेवलप किया जाएगा, कृत्रिम जिसको आर्टिफिशियल लेक कहते हैं वो बनाया जाएगा, तो ये एक सपना मात्र रह जाएगा। सरकार को चाहिए और ख़ासतौर पर जम्मू नगर निगम जिनके ये प्रोजेक्ट है उनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, और अगर तवज्जो नहीं दी जाती है तो फिर लोग खड़े हो जाएंगे। मैं तवी आंदोलन नमामि गंगे का प्रदेश का प्रभारी हूं और तवी के खिलाफ या तवी में गंदगी डालने वाले कोई भी काम होंगे उसका हम विरोध करते हैं। आज यहाँ आए हैं यहाँ के लोगों की शिकायत पर कि दिन रात यहाँ ट्रैक्टर लगा के लोग मलबा डाल रहे हैं तवी के अंदर। ये मलबा कहाँ से आ रहा है? ये जो ऊपर पार्किंग बना रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका जो डिग करके जो खोद के मलबा है सारा ट्रकों के हिसाब से यहाँ डाल दिया गया है और तवी के अंदर इतना गंद पड़ गया है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये पास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही एक सैरगाह बनाई है, लेकिन यहाँ सैर करने कोई नहीं आता, इतनी बदबू है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी थी कि वहाँ तवी के अंदर गंदगी नहीं डालते। तभी भी तो एक मंदिर है, सूर्यपुत्री है, इसको हम धार्मिक श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से मलबा डाला जा रहा है ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये क्राइम अगेंस्ट म्यूनसिपैलिटी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उधमपुर म्यूनसिपल कमेटी को जुर्माना किया था, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं उनको माफ़ नहीं हुआ। इस तरह चनैनी में जो गंद डाला जाता है तभी में, उसके खिलाफ भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई की है। दर्शकों, ना जाने क्यों जम्मू नगर निगम का जनरल हाउस की मीटिंग नहीं होती है और इसको लेकर के मलाल कारपोरेटर्स को रहता है। मलाल हो भी क्यों ना, जब हम बाकी पॉलिटिकल फंक्शन देखते हैं, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया की ज्वाइनिंग हो, देवेंद्र सिंह राणा की ज्वाइनिंग हो, उसमें किसी तरह का कोई भी एसओपी का पालन नहीं किया जाता है। लेकिन जनरल हाउस की बारी आती है तो जम्मू नगर निगम को सारे एसओपीज याद आ जाते हैं और शायद यही कारण है कि लोग नाराज हैं। वर्चुअल मोड में जनरल हाउस की मीटिंग हुई है लेकिन ऑफलाइन ये मीटिंग नहीं हो पाई है, तो लोगों का कहना है, ये ऑफलाइन कारपोरेटर्स का कहना है कि ऑफलाइन मीटिंग होनी चाहिए। देखिए, वर्चुअल जो मीटिंग होती है वो मैक्सिमम 1-2 घंटे की ही होती है। जनरल हाउस अब थोड़े, मुझे लगता है कि हालात थोड़े से ठीक हो रहे हैं, तो इस एवज में जनरल हाउस की बैठक होना ज़रूरी है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मेयर साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द ही जनरल हाउस की मीटिंग बुला के जो लोगों के मसले मसाइल हैं उस पर चर्चा करके हल किए जा सकते। हाउस ना लगने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कॉरपोरेटरों को। बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हाउस एक सुप्रीम पावर है, यहाँ पे रूल बनते हैं, फ्रेम होते हैं। जम्मू 75 वाटों की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि आप हर पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनकी रैलियां हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट देखिए, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है। वहाँ पे कोविड इनको दिखता नहीं है। जब हाउस की मीटिंग होती है, जब हम कहते हैं हाउस लगे, तो हमारे ऑनरेबल मेयर साहब कहते हैं कि हाउस नहीं लग सकता कि कोविड
का प्रॉब्लम है, कोविड, वहाँ कोविड दिखता है, जो इतनी बड़ी बड़ी रैली और वहाँ कोविड कहाँ चले जाता है। दर्शकों का कहना है कि लोगों ने उनको जिता करके हाउस में भेजा था। हाउस में भेजने का मतलब यह है कि अप्रोप्रिएट फोरम पर वो अपनी बात रख सकें, जो उनके वार्ड की समस्याएं हैं वो जनरल हाउस की मीटिंग में रख सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहां पर हाउस की मीटिंग नहीं लगती है। जब हाउस की मीटिंग नहीं लगती है, अधिकारी नहीं बैठ पाते हैं और बाकी प्रोसीडिंग नहीं हो पाती है, तो उनकी बातें उस फोरम पे नहीं रखी जा सकती। मैं कहता हूं कि ये जो हम लोग कारपोरेशन की इलेक्शन लड़के आए, हम लोगों ने लोगों से जो वायदे किए हैं कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के किए हुए हैं, सिर्फ नाली सड़क, जहाँ कोई सिर्फ सफाई की बात नहीं है, जहाँ पे पार्कें हैं, जहाँ पे पार्क्स हैं, जहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाड़ों के अंदर हम लोगों ने डेवलप करवानी थी। लोगों से वायदे भी किए हुए थे, लेकिन जहाँ पे हाउस, बदकिस्मती है हमारी कि जहाँ पे हाउस नहीं लगाया जा रहा पिछले 5-6 महीने का, और जो उसके पहले भी आप रिकॉर्ड देख लो, हमारे तकरीबन 3 साल हो गए हैं और 12 मीटिंग हुई हैं सारी। ये वाले 5-6 महीने छोड़ दो तो पिछले भी कौन सी हर महीने मीटिंग हुई है। ये तो एक्ट के मुताबिक लोग चल ही नहीं रहे। अगर एक्ट के मुताबिक चलें तो हर महीने एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपके बात के साथ सहमत हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कराया, इसीलिए चुनाव नीचे पंच सरपंचों का, लोअर लेवल का, म्यूनसिपलिटी का, कारपोरेशन का, और जम्मू शहर के अंदर भी कारपोरेशन के चुनाव हुए। इसकी वजह ये थी कि लोगों की इजी अप्रोच भी रहे और लोग जल्दी से जल्दी जाकर अपने नुमाइंदे को मिलें और अपनी प्रॉब्लम हल करें। और हमारा काफी समय से हाउस जो है नहीं लगा, और उसकी वजह कोरोना भी रही। अब कोरोना तो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर आ गया, ऐसी महामारी आ गई जिससे लड़ना था। पर कोरोना से लड़ते हुए चलो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं लग पाया, हाउस तो चल सकता था। अब कोरोना काल के अंदर ही हमारी पार्लियामेंट भी लगी है। अब पार्लियामेंट के अंदर इतने सांसद थे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हर प्रदेश के अंदर असेंबलियां भी लग रही हैं। तो मेरा ये निवेदन है मेयर साहब से भी कि हमें भी ये जो अपना हाउस है इसको लगाना चाहिए। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।